आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ए के रामानुजन के बारे में रहेगा। ये इंडियन पोइट है हमारे, और 20वीं सेंचुरी के हैं। जिसमें इनकी पोयम जो है ओबिचरी वो सिलेबस में लगी हुई है एलटी ग्रेड की। हालांकि जब आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करोगे तो इनकी कोई आवश्यकता नहीं होती। इंडियन राइटर की अगर हम बात करें तो बड़े बड़े राइटर जब आते हैं तो वहाँ ए के रामानुजन तो बहुत हल्के पड़ जाते हैं। फिर भी जब सिलेबस में हो गए तो देखो सबकी इंपॉर्टेंस बराबर है। एक क्वेश्चन की बात होती है तो किसी का भी आ सकता है। पोयम मैंने इनकी आपको ओबिचुअली पढ़ाई है। उस पोयम को जब आपने पढ़ा होगा तो आपने इस मतलब पोइट के बारे में अलग ही विचार आ गए होंगे कि भाई अरे ये तो बड़े, ऐसा भी कोई पोइट हो सकता है जो अपने पिता के बारे में इतने बुरी तरीके से मतलब बोलेगा, वो भी मौत के बाद। तो जिन्होंने पोयम लिखी कहा कि भाई मेरे पिता मर गए, और देखो वो क्या छोड़ के गए, बच्चों के कंधों पे इतनी रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ गए। मेरी बहनें थी अनमेरिड थी, वो उन्हें छोड़ के चले गए और कर्जा छोड़ के चले गए। और उन्होंने अपनी लाइफ में कभी कोई क्रिएटिविटी वाले कोई काम नहीं करे, सब कुछ ऐसे ही थे। और ऐसे करके पोयम लिखी है ओबिचरी, जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ। को ओबिचरी पोयम पढ़ा चुका हूँ और उसके क्वेश्चंस करा दिए। 3 वीडियो बनेगी, एक के रामानुजन के ऊपर, एक उनकी बायोग्राफी की जो मैं इस समय करा रहा हूँ, एक ओबिचुरी पोएम का टेक्स्ट लाइन टू लाइन, वो बहुत जरूरी होता है, वो आपको पढ़ लेना चाहिए। फिर उसके क्वेश्चंस के अलग वीडियो है। तो आज हम एक के रामानुजन की बायोग्राफी पढ़ेंगे, उनके लाइफ के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो करते एक एक करके इनके क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। एक के रामानुजन पे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यही होता है, एक के रामानुजन का नाम की फुल फॉर्म। ये साउथ के जो होते हैं ना राइटर, उनके नाम का तो बहुत लंबा मैटर होता है। तो अट्टिपेट कृष्णा स्वामी रामानुजन वॉज बोर्न इन मैसूर। तो मैसूर जो है मतलब कर्नाटक में है, और मैसूर इन 1929 में पैदा हुए थे, एक तमिल ब्राह्मण फैमिली में हुए। तो तमिल ब्राह्मण फैमिली यहाँ ये पैदा हुए, और इनका जो जन्म था 1929 में हुआ। इंडियन पोइट है, राइटर है, ट्रांसलेटर भी है। फोकलोरिस्ट जो होते हैं ना, जो जैसे कहावतें होती है उन्हें लिखने वाले, लिंग्विस्ट, भाषा, कई भाषा को जानने वाले हैं तो लिंग्विस्ट भी है। फिलोलॉजिस्ट भी है, मतलब एक मानव प्रेमी होते हैं, और प्ले राइट भी है, राइटर भी है, मतलब काफी कुछ इन्होंने लिखा है। तो ऐसे राइटर पोइट मतलब बहुत ही विख्यात पोइट रहे हैं ए के रामानुजन। ही अर्न डिग्रीज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर। अब इन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से भी अपनी ग्रेजुएशन करी, और डेक्कन कॉलेज था पुणे में, मैसूर यूनिवर्सिटी का, तो वो डेक्कन कॉलेज से पढ़े हैं पुणे में। एंड पीएचडी जो इन्होंने करी है वो लिंग्विस्टिक्स में करी है, मतलब भाषा, जो हम लिंग्विस्टिक होते हैं, एक तरीके से साइंस होता है भाषा के बारे में जानना। एक लिंग्विस्टिक और एक लिंग्विस्ट होते हैं जो कई भाषा का ज्ञान रखते हैं, मतलब उनकी समझ अंदर से, एक होता है बोलना और एक होता है उसे आप स्ट्रक्चर वाइज समझना, मतलब जैसे उसके मॉर्फीम्स, स्ट्रक्चर, स्ट्रेस, वो सब। तो लिंग्विस्ट थे फ्रॉम इंडियना यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटी से इन्होंने लिंग्विस्टिक्स पीएचडी करी, और ग्रेजुएशन इन्होंने मैसूर यूनिवर्सिटी से करी थी। रामानुजन रोट इन बोथ, ये दोनों लैंग्वेजेस में लिखा करते थे, इंग्लिश में भी और कन्नड़ में भी। तो कन्नड़ जो है कर्नाटक की थी, तो कन्नड़ में भी लिखते थे और इंग्लिश में भी। ही मास्टर्ड मल्टीपल लैंग्वेज, ये मास्टर है कई सारी लैंग्वेज लैंग्वेज के मास्टर है, जिसमें इंग्लिश है, कन्नड़ है, तमिल है, संस्कृत है। तो देखो कितनी भाषाओं का ज्ञान इन्हें रहा है। फेमस पोइट्रिक कलेक्शन जो है रामानुजन की, वो एक सेकंड साइट 1986 में थी, सेलेक्टेड पोएम्स है 1976 में है, और स्ट्राइडर्स थी 1966 में, और जिसमें इनकी ओबिचुरी थी वो रिलेशनशिप है 1971 में। ए के रामानुजन रिसीव्ड अ साहित्य अकेडमी अवार्ड 1995 में। अब देखो आप, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इस बंदे को। और पोयम आपने ओबिचुरी जो देखी है, वो हालांकि मतलब इन जैसे राइटर है ना, वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि कुछ पिता मतलब, वो हर पहलू को बताते हैं, उन्होंने बिल्कुल रियलिज्म दिखा दिया कि भाई मेरे पिता क्या छोड़ के गए हैं। तो आपको लगा जरूर होगा कि भाई ऐसे है, तो इसे एक तरह से कन्फेशनल पोइट्स होते हैं, सारी बातें जो है उसे जुका तू बता देते हैं। कमला दास भी ऐसी थी। अब कमला दास को आप पढ़ोगे तो वो भी ये कहोगे कि भाई ये इतनी महान राइटर कैसे हो गई। तो ए के रामानुजन को साहित्य अकेडमी अवार्ड 1995 में मिला था। पोइटिक कलेक्शन द कलेक्टेड पोएम्स को आफ्टर हिज डेथ, मौत के बाद मिला था।
रामानुजन टोट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की यूनिवर्सिटी में इन्होंने पढ़ाया भी है, जहां पर इन्होंने साउथ एशियन स्टडीज जो प्रोग्राम है ना, साउथ एशिया में ही आता है आपका इंडिया जो आता है, उन प्रोग्राम्स को डेवलप भी किया था। तो शिकागो यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने पढ़ाया। द साउथ एशिया काउंसिल ऑफ द एसोसिएशन फॉर एशियन स्टडीज अवार्ड्स द ए के रामानुजन बुक प्राइज फॉर ट्रांसलेशन इन द ऑनर ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड। अब एक अलग से इनके नाम से एक प्राइज बना दिया गया। मतलब होता है ना कि किसी के नाम से बना दिया जाए, कि जैसे आपने राजीव गांधी अवार्ड, इंदिरा गांधी अवार्ड, ऐसे होते हैं ना, तो इनके नाम से ही जो साउथ एशिया काउंसिल थी, जो परिषद था पूरा, उन्होंने, एसोसिएशन ने, फॉर एशियन स्टडीज अवार्ड्स, एशियन स्टडीज अवार्ड्स बनाया एक, मतलब एशिया में जो अच्छे, जो प्रतिभाशाली, जो स्टडी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एशियन स्टडी अवार्ड्स बनाया, जिसका नाम रखा ए के रामानुजन बुक प्राइज। अब ये किस चीज के लिए था? फॉर ट्रांसलेशन इन ऑनर ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द फील्ड। जो आप कॉन्ट्रीब्यूशन देते हो ट्रांसलेशन में, मतलब ट्रांसलेशन करते हैं ना, एक वर्क को लिया उसे दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया, जैसे एक रामानुजन किया करते थे। तो अगर कोई अच्छे प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स या राइटर हो जो वर्क को ट्रांसलेट करते थे और अच्छे वर्क, और उन्होंने बहुत सारी ट्रांसलेशन करा, तो उसके लिए एक अवार्ड बनाया जिसका नाम ए के रामानुजन के नाम पे रखा गया, कि द ए के रामानुजन बुक प्राइज रखा गया। 1976 में द इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें पद्म श्री से भी नवाजा। तो पद्म श्री का अवार्ड भी अच्छे जो सम्मानित व्यक्ति होते हैं उन्हें मिलता है। हिज फादर वाज ए प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एंड मदर ए हाउसवाइफ। ये वही पिता है जिनके बारे में ओबिचुरी पोयम लिखी गई है, जो प्रोफेसर रहे मैथमेटिक्स के, और इन्होंने बताया कि किस तरीके से वो जब मरे तो कैसे वो कुछ भी नहीं छोड़ के गए। मतलब पैसा तो था ही नहीं, और उसके बाद में भी कर्जा छोड़ के चले गए, और एक वो घर जो गिरने को तैयार था, और बेटियां जो, मतलब बहनें थी इनकी, रामानुजन की, जिनकी अभी शादी नहीं हुई थी। ही वॉज बोर्न इन ए मल्टीकल्चरल बैकग्राउंड। अब इनका मल्टीकल्चरल बैकग्राउंड में पैदा होने का मतलब ये है कि जहां तमिल और कन्नड़ एंड इंग्लिश वर स्पोकन, ये ऐसे उसमें पैदा हुए, मतलब माता पिता अलग अलग बैकग्राउंड से थे, तो जिस वजह से तमिल, कन्नड़, इंग्लिश बोली जाती थी। तो एक तमिल, मतलब पिता और माता में ये अंतर हो गया, एक कन्नड़ सी लैंग्वेज और एक की तमिल थी, और इंग्लिश तो बोलते ही थे खैर। तो ऐसा बैकग्राउंड रहा। रामानुजन की जो पोइट्री है इज लार्जली ऑटोबायोग्राफिकल। हमने इसकी पोएम पढ़ी है ओबिचुरी, वो भी ऑटोबायोग्राफिकल है, अपने पिता की मौत के ऊपर लिख दी उसने। तो ऑटोबायोग्राफिकल लिखते हैं, एंड रेमेंसेस हिज फैमिली एंड हिंदू हेरिटेज। और यादगार में लिखते हैं, रेमेंसेस यादगार होता है, मेमोरेबल करते हैं अपने परिवार को, जैसे अपने पिता के बारे में लिख दिया। और हिंदू हेरिटेज, हिंदुओं की जो विरासतें हैं, जो टेम्पल वगैरह है, कुछ ऐसी हेरिटेज, उनके बारे में लिखते हैं, परिवार के बारे में लिखेंगे या अपने हिंदू कल्चर के बारे में लिखते हैं। रामानुजन इज नॉन फॉर ब्लेंडिंग पर्सनल मेमोरी विद कल्चरल हिस्ट्री इन हिज पोइट्री। इनके अंदर एक खासियत और है कि ये इस चीज के लिए विख्यात है, जाने जाते हैं, ये पर्सनल मेमोरी को, अपनी अपनी यादगार, चाहे वो अपने परिवार के बारे में हो, चाहे कोई भी एक क्षण ले लेते हैं, उस याद को, उस पल को या उस इवेंट्स को, उसे लेते हैं और उसे कल्चरल हिस्ट्री से जोड़ देते हैं। मतलब जैसे इन्होंने ओबिचुरी पोयम ली, उसमें पिता के बारे में बताया, और जो कल्चरल हिस्ट्री, मतलब जो रीति रिवाज होते हैं कि भाई अंतिम संस्कार ऐसे करा गया, तीन नदी का जहाँ संगम था वहां पर ईस्ट की तरफ को फेस करके उनकी अस्थियां बहाई गई, तो वे कल्चर जो है, मतलब कल्चरल से जोड़ देते हैं, हमारी जो हिस्ट्री है ना उससे जोड़ देते हैं पोयम। ही प्लेड ए मेजर रोल इन शेपिंग द मॉडर्न इंडियन इंग्लिश कन्फेशनल स्टाइल। अब ये कन्फेशनल स्टाइल जो होती है, ये सबसे ज्यादा जो ये वर्ड यूज हुआ है ना, कमला दास के लिए हुआ है। कमला दास ऐसी ऐसी बातें बता देती है अपने रीडर्स को जो कोई बता ही नहीं सकता। मतलब अगर आमने सामने आ जाए तो आप एक इंसान को ना बता सको, उन्होंने करोड़ों इंसानों को, रीडर्स को अपने अंदर की ऐसी ऐसी बात बता दी। मतलब मैं एक लेडी थी, और ज्यादातर वो अपनी मैरिज लाइफ को बताती है, मतलब एक ऐसे बंद कमरे की लाइफ जिसे कोई इंसान किसी को ना बता सके, वो खुल्लम खुल्ला बता रही है। मुझे लिखने का मतलब तो ये होगा सारी दुनिया को पता लग रहा है। तो ऐसी बातों को बताते हैं, कन्फेशनल स्टाइल वही होती है, इंसान कुछ ना छिपाए, जो है गलत है सही है सब अपने रीडर के सामने रख दे।
ये आपने ए के रामानुजन की पोयम ओबिचुरी में जैसे पढ़ाते समय मैंने पता नहीं कितनी बार बोला होगा कि भाई क्या ऐसा भी बेटा हो सकता है जो पिता की मौत के बाद देखो उसकी बुराई कर रहा है बार बार कि ऐसे पिता थे जिन्होंने ऐसे कर दिया। और बताओ वो कर्जा छोड़ के चले गए। उन्होंने तो जिंदगी में कोई प्रयास ही नहीं करे, यहाँ तक कि जन्म भी उनका तो ऐसे ही हो गया बिना प्रयास के। मतलब ऐसी ऐसी बात बोल दी। उसे कन्फेशनल स्टाइल कहते हैं। ही प्लेड ए मेजर रोल, इनका बड़ा रोल है शेपिंग द मॉडर्न इंडियन इंग्लिश कन्फेशनल स्टाइल। उन्होंने मॉडर्न टाइप की कन्फेशनल स्टाइल को यूज करा है अपने वर्क के अंदर। ही वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय क्लासिकल संगम लिटरेचर एंड तमिल भक्ति पोइट्री। अब क्लासिकल एक संगम लिटरेचर है उससे, और तमिल भक्ति पोइट्री से ये बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो मतलब ये कुछ वर्क है जो जैसे तमिल भक्ति पोइट्री जो थी ना, तमिल से जुड़े हुए कुछ भक्ति वर्क थे उन्हें पढ़ा करते थे। ऐसे ही कुछ क्लासिकल वर्क थे जो संगम लिटरेचर के नाम से जाने जाते थे, उन्हें पढ़ा इन्होंने, तो उससे बड़े प्रभावित रहे। हिज वर्क ऑफन एक्सप्लोर्स द आइडिया ऑफ, इनके जो वर्क है ना वो दिखाते हैं प्राय आइडिया फ्रैक्चर्ड आइडेंटिटी। फ्रैक्चर्ड माना होती है टूटी हुई पहचान। जैसे माता पिता का रिश्ता है, बेटे का पिता के साथ, वो फ्रैक्चर्ड, फ्रैक्चर होता है जब हमारे जैसे हाथ फ्रैक्चर हो गया तो मतलब रिश्ते में जो टूटा हुआ होता है उसे दिखा देते हैं बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट। इन्होंने फ्रैक्चर्ड आइडेंटिटी दिखाई है भारत की और वेस्टर्न टाइप में या यूरोप टाइप की जो फ्रैक्चर्ड आइडेंटिटी है उसे भी इन्होंने अपने वर्क के अंदर शो करा है कि ऊपर से चाहे वो कैसे ही रिश्ते मजबूत दिखते हो लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। मैनी ऑफ हिज पोएम्स, इनकी बहुत सारी पोएम रिवॉल्व अराउंड, रिवॉल्व माने घूमना होता है चारों तरफ। ये फैमिली रिचुअल्स के चारों तरफ घूमती है, मतलब परिवार के जो रीति रिवाज है उन्हें दिखाते हैं। जैसे इस पोएम में है ही जो सिलेबस में आपके ओबिचुरी में, कस्टम्स रीति रिवाज वो भी इस पोएम में आपने देखा होगा। एंड जनरेशन, जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट्स, और दिखाते हैं कि जो पहली जनरेशन थी, अब की जनरेशन और उससे पहली जनरेशन किस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट है। पहले ऐसा होता था, गांव में ऐसा है, शहरों में ऐसा हो रहा है, वो चीजें भी अपने वर्क के अंदर इन्होंने दिखाई है। इनकी जो पोइट्री है प्राय वो एड्रेस करती है थीम्स ऑफ माइग्रेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। एक थीम बहुत ज्यादा है इनकी पोएम में, हालांकि इसमें नहीं है ओबिचुरी में, माइग्रेशन और डिस्प्लेसमेंट। कि व्यक्ति जो है इधर से उधर माइग्रेट हो रहे हैं, जगह छोड़ना। ये वेस्टर्न कंट्री से भी दिखाते हैं कि भाई कुछ वेस्ट वहां से चले गए, वहां से वापस आ गए। डिस्प्लेसमेंट हो गए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जॉब से दूसरी जॉब पे जाना, वो चीज भी इन्होंने अपने वर्क में दिखाई है। ही हाईलाइटेड द टेंशन बिटवीन, ये हाईलाइट करते हैं इस तनाव को, टेंशन को जो है बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी इन इंडियन फैमिलीज। जो आजकल की मॉडर्न इंडियन फैमिली और जो हमारी पुरानी परंपरा है उसके दोनों के बीच में गैप होता जा रहा है। मतलब हमारा जो ट्रेडिशन है वो अब वो उन्होंने अपनी पोएम ओबिचुरी में भी दिखाया है। अब ये देखो बिल्कुल अलग इन्होंने उसे मतलब फेलियर सिद्ध कर दिया, मौत का एक तरीके से सटायर कर दिया उस पे, डेथ पे, अपने पिता की पे। तो ये मॉडर्न जो मॉडर्निटी दिखाई गई है, लेकिन ट्रेडिशन क्या कहती है कि भाई जब कोई इंसान मर जाता है तो उसका एक तरीके से हमें उसका सम्मानित अंतिम संस्कार करना चाहिए। लेकिन ये अपनी पोएम्स के अंदर परंपराओं का और जो आजकल मॉडर्न एज में कितना डिफरेंस हो गया है उसे शो भी करते हैं। ही इंसिस्ट करना होता है, जिद करना है। दैट ट्रांसलेशन मस्ट रिक्रिएट द कल्चरल फ्लेवर नॉट जस्ट द मीनिंग। वो इंसिस्ट करते हैं कि जो ट्रांसलेशन होता है ना, इन्होंने खुद बहुत क्योंकि इन्हें बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था तो ये वर्क को ट्रांसलेट कर देते हैं। अलेक्जेंडर पोप ने भी ये काम करा है, तो चैपमैन ने करा है जैसे। तो उन्होंने इंसिस्ट करा, मतलब इस बात को पे दबाव दिया कि जो ट्रांसलेशन होता है ना, जब आप वर्क को ट्रांसलेट करते हो, मस्ट रिक्रिएट द कल्चरल फ्लेवर। अगर आप ट्रांसलेट करो तो जो कल्चरल फ्लेवर होता है ना, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा हिस्ट्री है या हमारे कल्चर है, उसके फ्लेवर को भी रिक्रिएट करा करो। वो भी आनंद नहीं हो, मतलब उसे डाला करो वर्क के अंदर, नोट जस्ट द मीनिंग। भाई आपको क्या है, मतलब मैं आप थोड़ा सा बताऊं, ट्रांसलेशन कर रहे हो आप, आपने क्या करा कि जो नॉर्थ इंडिया है हमारा, जहां हम हैं, तो नॉर्थ इंडिया है दिल्ली टाइप का इधर की साइड का, उसके वर्क को आप तमिल में या कन्नड़ भाषा में ट्रांसलेट कर रहे हो सपोज करो। अब वहां जब आप ट्रांसलेट करो तो जो स्टोरी है उस वर्क की, उसका मीनिंग तो आप डालते ही डालते हो, उसके साथ साथ
आप वहां का जो कन्नड़ का या तमिल का, कर्नाटक का या तमिलनाडु वाला, उसका वहां की संस्कृति का जो फ्लेवर है ना उसे भी डालो, मतलब जो वहां के रीति रिवाज है उन्हें भी ट्रांसलेशन के साथ साथ उस फ्लेवर को भी डालो। भाई यूं ही नहीं अर्थ ही बस पूरी कहानी को जो कि तू को ट्रांसलेट कर दिया आपने, संस्कृत में ट्रांसलेट कर दिया इंग्लिश का, तो उस कल्चर के फ्लेवर को भी डालना चाहिए, ऐसा इनका मानना था। और ये इस चीज में बहुत ज्यादा मतलब परफेक्ट थे। इसी वजह से एशियन काउंसिल जो थी उन्होंने इनके नाम पर अवार्ड बनाया, और वो जो अच्छे ट्रांसलेटर्स थे उन्हें दिया जाता था। इनके जो फोकलोरिस्टिक वर्क है इज कंसिडर्ड फाउंडेशनल इन साउथ एशियन फोकलोर स्टडीज इंटरनेशनली। जो फोकलोरिस्टिक होता है ना वो होती है कहावतें, जो जो लीजेंड है, कोई गाथा है। फोक माने होता है मतलब व्यक्तियों का ग्रुप होता है। जैसे कोई कहानी चली, सावित्री की कहानी है हमारे यहाँ पर, पुरानी कोई गीता का कोई उपदेश है, तो ये मतलब एक फोकलोरिस्ट, ये फोक लोरिस्टिक वर्क होते हैं जिनके अंदर कोई ऐसी गाथा होती है, गाथा कह सकते हो आप उसे। जो फोकलोरिस्टिक वर्क होते हैं ना उन्हें ऐसा माना जाता है इनके वर्क को कि वो फाउंडेशन है साउथ एशिया फोकलोर स्टडीज इंटरनेशनली। कि जो इनके ये वर्क है ना वो साउथ एशिया की जो गाथाओं वाली स्टडी है ना उसकी नींव है, ये कहा गया है। मतलब ये इस तरीके के वर्क इन्होंने लिखे हैं, वे गाथाएं लिखी है अपने यहाँ की, जो साउथ एशिया को रिप्रेजेंट करती है इंटरनेशनली, पूरे मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इनकी जो राइटिंग्स है वो एक्सप्लोर करती है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हिंदू रिचुअल्स विद सबटल आयरनी। इन्होंने जो हिंदुओं के रीति रिवाज है उसकी जटिलता को शो करा है, और बड़ी चतुराई से आयरनी के माध्यम से करा है। मतलब आयरनी व्यंग करते हुए करा है, मतलब जैसे पर्दा प्रथा ले लो आप, तो उसपे व्यंग करते हुए लिख दिया कि भैया इंडियन रिचुअल्स है पर्दे का, या जैसे विधवा पुनर्विवाह बाद में स्टार्ट हो गया, तो अब कुछ ऐसी दास प्रथा है, या हमारे यहाँ पे अब जैसे ये अंतिम संस्कार था ना ओबिचुरी को भी इन्होंने आयरनिकली दिखा दिया। तो ऐसे करते हैं, मतलब हमारे जो कल्चर है उसकी वहां जहां इन्हें कमियां दिखाई देती है ना उस पे क्या करते हैं, आयरनी दिखाते हैं, चतुराई से, सबटल वाले चतुराई से आयरनी में उसे यूज करेंगे। बहुत सारे क्रिटिक्स डिस्क्राइब करते हैं, कहते हैं इनके बारे में एज ए ब्रिज बिटवीन, ये एक ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन इंडियन ट्रेडिशन और वेस्टर्न स्कॉलरशिप। एक तरफ इंडियन ट्रेडिशन और दूसरी तरफ वेस्टर्न, वेस्टर्न जो है वो यही यूरोप वाला हो गया। तो इनका ये ब्रिज है, मतलब दोनों को कंबाइन करके चलते हैं। ही स्पेंड द लास्ट डिकेड्स ऑफ हिज लाइफ, तो जिंदगी का जो लास्ट डिकेड रहा है इनका इन द यूनाइटेड स्टेट्स में रहा, लास्ट में ये यूएसए में थे। शिकागो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया भी था, और शिकागो में ये 1993 में एक्सपायर हो गए। एक की फीचर ऑफ हिज क्रिटिसिज्म इज द आर्गुमेंट दैट लोकल और नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट्स डिजर्व सेंट्रल प्लेस इन लिटरेरी स्टडी, नॉट जस्ट स्टैंडर्डाइज एलाइट वेराइटीज। जो की फीचर है ना उनके ऑफ हिज क्रिटिसिज्म का क्या है, मतलब ये किस चीज को क्रिटिसाइज करते थे, जो मेन फीचर है, की फीचर से मतलब है मुख्य बात, इनके क्रिटिसिज्म करने की मुख्य चीज क्या है, इज द आर्गुमेंट दैट, ये इस चीज पे अपना आर्गुमेंट देते थे क्या, कि लोकल और नॉन स्टैंडर्ड डायलेक्ट्स जो होती है, लोकल और नॉन स्टैंडर्ड, जैसे इनकी कन्नड़ भाषा हो गई, तमिल हो गई, तो लोकल वहां की डायलेक्ट बोलते हैं ना हम लोकल को। तो जो डायलेक्ट होती है नॉन स्टैंडर्ड, ज्यादा बड़ी नहीं, सिंपल गांव की भाषा जो होती है ना, वो डिजर्व करती है, ये इस बात को क्रिटिसाइज करते थे, इस बात पे अड़ते थे कि ऐसी भाषा डिजर्व करती है, योग्य है सेंट्रल प्लेस इन लिटरेरी स्टडी। ये लिटरेरी स्टडी जो साहित्यिक होता है ना, हमारा साहित्य जो होता है उसमें सेंट्रल प्लेस है उनका, केंद्र में स्थान है उनका, मतलब वो डिजर्व करते हैं अच्छे अच्छे स्थान के लिए। नॉट जस्ट स्टैंडर्डाइज और एलाइट वेराइटीज, ना कि एक उच्च भाषा, या एलाइट होता है पढ़े लिखे व्यक्ति जो होते हैं ना उनकी वेराइटीज। भाई आप, इनका कहना ये है, वो एक विलियम वर्ड्सवर्थ वाली बात आ जाएगी, फिलिप लार्किन वाली बात आ जाएगी, कि मतलब हमें कॉमन मैन टू मैन भाषा हो, सिंपली डायलेक्ट हो, उसका भी दर्जा इन्होंने एक एलाइट जो लैंग्वेज होती है, जो शहरी होती है अर्बन, उससे कहा है कि भाई ये लोकल फ्लेवर जो होता है भाषा का वो बहुत महान है, वो भी डिजर्व करता है एक सेंट्रल प्लेस लिटरेरी
स्टडी के अंदर उसका भी एक केंद्र में स्थान है, मतलब वो भी उच्च है। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमें भाषा हल्की हो गई, हमारी जो गांव की भाषा है, डायलेक्ट है, तो उसे इन्होंने बढ़ा करके लिया है। इन्हें मैकअर्थर फेलोशिप भी मिला था 1983 में, और विच रिकॉग्नाइज्ड बोथ हिज क्रिएटिविटी एंड स्कॉलरली इनोवेशन। मतलब इन्हें एक फेलोशिप मिली 1983 में मैकअर्थर के नाम से। ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है। विच रिकॉग्नाइज्ड, जिसे माना गया, बोथ हिज क्रिएटिविटी एंड स्कॉलरली, उनकी संरचनात्मक क्रिएटिविटी की वजह से मिली, और जो विद्वान इनोवेशन थी, मतलब इनकी जो स्टार्टिंग थी विद्वान वाली, उसकी वजह से इन्हें मैकअर्थर फेलोशिप भी मिली थी 1983 में। Despite living in the US from 1959 onward, he never took America citizenship. बावजूद इसके कि ये यूएस में 1959 से लेके बाद तक रहे, मतलब जो इंसान यूएस में रह रहा है, उसके बावजूद भी इंडिया छोड़ के चले गए। ही नेवर टुक अमेरिकन सिटीजनशिप, लेकिन यूएस में जाने के बाद भी अमेरिकन सिटीजनशिप इन्होंने नहीं ली, और रिमेन्ड एन इंडियन सिटीजन अंटिल हिज डेथ। ये बड़ी बात है कि लास्ट तक ये इंडियन ही रहे, इन्होंने वहां की नागरिकता बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करी। रामानुजन ऑफन described himself as hyphenated Indian living between कल्चर्स। वो अपने आप को कैसे डेस्क्राइब करते हैं? हाइफनेटेड इंडियन। हाइफन का एक मार्क देखा होगा आपने, वो डैश सा लगा रहता है। तो मतलब हाइफनेटेड इंडियन जो होते हैं ना, भारतीय, भारत की तरफ को झुकाव। लिविंग बिटवीन कल्चर्स, कल्चर्स के बीच में रहने वाले। और हाइफनेटेड इंडियन होते हैं जो भारत की तरफ को जिनका झुकाव हो, मतलब इंडियन। और ऐसा अपने आप को डिस्क्राइब करते हैं कि मैं भारत से ही जुड़ा हुआ हूं, और मैंने नागरिकता कभी नहीं ली, मैं हमेशा इंडियन हूं, और हमेशा कल्चर्स के बिटवीन रहा हूं, मतलब अपनी इंडियन कल्चर के बारे में मैंने बात करी है। उनके जो वर्क्स थे फ्रिक्वेंटली एक्सप्लोर करते हैं हाउ चाइल्डहुड मेमोरीज सेव एडल्ट आइडेंटिटी। कि जो चाइल्डहुड मेमोरीज है ना, उनके जो वर्क्स है वो दिखाते हैं जो बचपन की यादें किस तरीके से जब अपने बचपन वाले कितनी पोएम के अंदर उन्होंने अपने चाइल्डहुड को शो करा है। क्योंकि ऑटोबायोग्राफिकल वर्क लिखा करते थे, अपने बचपन के बारे, अपने परिवार के बारे में लिखते थे, फादर के बारे में इन्होंने लिखा है। तो जो बचपन के बारे में यादें थी ना, उससे ये क्या करते थे, अपने बड़े, मतलब फिर उसे कंबाइन कर देते थे एडल्ट में, कि भाई शुरू में ऐसे थे चाइल्डहुड में, और फिर आइडेंटिटी बना देते थे उसी शेप की, कि बड़े होकर के फिर हम उसी बेस पे ऐसे बने। तो बच्चों वाली वो मेमोरीज याद करते प्रेजेंट में पहुंचते थे। ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय अमेरिकन पोइट्स ड्यूरिंग हिज स्टे इन द यूनाइटेड स्टेट्स इन 1960s। तो जब ये अमेरिका में रहे तो अमेरिका के पोइट का भी इनके ऊपर असर रहा। रामानुजन को विश्वास था कि पोइट्री शुड बी इंटीमेट, प्रिसाइज एंड कल्चरली अवेक। पोइट्री कैसी होनी चाहिए? वो बहुत ही घनिष्ठ, इंटीमेट होती है, डीप, गहन होनी चाहिए। प्रिसाइज होता है कि कम शब्दों में, मतलब संक्षिप्त होनी चाहिए। और कल्चरली अवेक हो, ऐसी हो पोइट्री जो हमारे कल्चर को जीवित रखे, मतलब हम अपने कल्चर को ना छोड़े कभी भी, अपनी संस्कृति को ना छोड़े कभी। हिज पोएम्स आर एवरीडे डिटेल्स। अब उनकी पोयम के अंदर वो रोजमर्रा वाली जो चीजें है वो देखने को मिलती है, जैसे फर्नीचर के बारे में, रिचुअल्स, रीति रिवाज, एंड हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, घरेलू चीजें, टू क्रिएट इमोशनल लैंडस्केप, जो अपनी धरती से भावनाओं को जोड़ती है। तो वे चीजें भी ये अपनी पोएम्स के अंदर दिखाते हैं। रिचुअल्स तो आपने देखो, अपनी ओबिचुरी पोयम है उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि वो रीति रिवाज को लेके चलते हैं। रामानुजन का विचार था फोक टेल्स एज ए मिरर्स ऑफ कलेक्टिव साइकोलॉजी। ये कहते हैं जो फोर टॉक्स है ना, फोर टेल्स। अब फोक टेल्स क्या होती है? वो एक गाथाएं, पुरानी कहावतें, हमारे जो पूर्वजों की जो गाथाएं है ना, वे उनके बारे में क्या कहते हैं, वे मिरर है एक तरीके से, वे दर्पण है ऑफ कलेक्टिव साइकोलॉजी का। मतलब जो हमारी साइकोलॉजी है ना, उसका दर्पण है। आप देखो कुछ पुरानी कहावतें ले लो आप, जो बनी है, कभी कभी कहते हैं हम भाई कोई भी बात अगर पुरानी कोई बात है ना, उनके सबके एक मायने हैं और वे कभी झूठ नहीं होती। ठीक है। जब भी कभी हम पुरानी कोई कहावत लेके चलेंगे, उसके ऊपर एक कहानी होती है, वे बहुत एक्सपीरियंस होल्डर व्यक्तियों ने लिखी है। और वे जो भी बात होती है ना,
वो सब कहावतें बहुत मजबूत है और वे हकीकत भी है। कि भाई कोई भी कहावत आप उठा लो पुरानी, कि कभी भी जैसे उसकी बात होती है कि भाई बहन के घर में कभी घर में आला, और क्या बोलते हैं उसे, और ससुराल में साला, मतलब ऐसे कहते हैं ना, वो नहीं होना चाहिए। तो अब वो चीज हमने तो ऐसी बोल दी, लेकिन जब आप उसे प्रैक्टिकली जाओगे ना, तो वे सब बहुत ज्यादा मतलब ये कहावतें जो होती है ना, वे बहुत सोच समझ करके लिखी गई है। तो उसी चीज को कहा गया है कि कलेक्टिव जो साइकोलॉजी है ना हमारी, उस वो मिरर है उस साइकोलॉजी के जो कहावतें हैं पुरानी, तो वैसे ही नहीं बनी। तो वे बड़े सोच समझ के बनाई गई है, ठीक है ना। तो उनके बारे में बता, रामानुजन रिजेक्टेड ग्लोरिफाइड पोर्ट्रेल्स ऑफ ट्रेडिशन एंड एक्सपोज्ड इट्स कॉन्ट्रडिक्शंस। रामानुजन जो है वो रिजेक्टेड करते थे ग्लोरिफाइड पोर्ट्रेल्स ऑफ ट्रेडिशन। वो ऐसे नहीं थे कि भाई आप अपने परंपराओं, जो हमारी परंपरा है, उसे बहुत ग्लोरीफाई करके उसका चित्र बनाओ। मतलब जरूरी नहीं है कि आपकी कल्चर है, संस्कृति को जोड़ो, लेकिन अगर कमियां हैं तो कमियां दिखाओ। उन्होंने रिजेक्ट करा कि ज्यादा ग्लोरीफाई करना, बढ़ा चढ़ा करके करना। पोर्ट्रेल्स माने चित्र ट्रेडिशन के, उसे रिजेक्ट करते थे, एक्सपोज करते थे कॉन्ट्रडिक्शंस को। भाई जो मतभेद थे उन्हें दिखाते थे कि भाई जो कमियां हैं तो कमियां दिखाओ, अच्छा ही है तो अच्छा ही दिखाओ। ऐसे नहीं कि मतलब आप अपने कल्चर है या दूसरा कल्चर है उसे बढ़ा चढ़ा के कर दो, उसे ग्लोरीफाइड कर दो। उनके जो एसेज जो लिखे उन्होंने, हेल्प डिफाइन इंडियन फोकलोर एज ए सीरियस स्कॉलरली डिसिप्लिन। उनके एसेज जो है वो हेल्प करते हैं डिफाइन करने में, जो भारतीय गाथाएं हैं उन्हें डिफाइन करते हैं एज ए सीरियस स्कॉलरली डिसिप्लिन। ये इस तरीके से समझो जैसे कि एक बहुत गंभीर तरीके से एक विद्वान वाला जो एक नियम कायदे कानून से वो क्या करते थे, अपने ऐसे लिखते थे, और उसमें जो गाथाएं हैं भारत की पुरानी उन्हें सिद्ध करते थे, उनका सपोर्ट करते थे कि हाँ ये बात सही है। मतलब उन्हें कोई बात सिद्ध करनी है तो एक कहानी ऐसी बनाते थे ऐसे में, और फिर दिखाते थे कि ये जो पुरानी कहावतें हैं देखो ये बिल्कुल इस पे फिट बैठ रही हैं। तो ये था रामानुजन की बायोग्राफी। तो कुल मिलाकर के मतलब अपनी कल्चर को लेके चलने वाले, देखो यूएस में रहे लेकिन अपनी आइडेंटिटी को, अपने इंडिया को, बल्कि यहाँ तक कि उन्होंने सिटीजनशिप भी नहीं ली, और अब इंडिया से हमेशा जुड़े रहे। भाषाओं का ज्ञान था इन्हें, और ट्रांसलेटर थे बढ़िया, और उसी से इनके नाम से एक प्राइज भी बनाया गया है जो एशियन एसोसिएशन ने बनाया था। तो ए के रामानुजन, जिन्हें पद्मश्री भी मिला, साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला, और इनकी पोयम आपके सिलेबस में ओबिचुरी लगी हुई है, जो 1971 में रिलेशनशिप एक पोइट्रिक कलेक्शन था उसके अंदर पब्लिश की गई थी। तो इन पे भी आपको क्वेश्चन, 8-7 क्वेश्चन ही ऐसे जो ज्यादा इंपोर्टेंट से हैं, उन पे फोकस करते हुए देख लेना। इनके बारे में तो खैर समझ लेना चाहिए कि किस तरीके के राइटर हैं। यहीं तक करें।